सॉरी, द मीटिंग वाज डिस्कनेक्टेड। हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। So total production of goods and services means GDP is determined by two things. First one is factor of production, inputs, and second one is production function. First one is factors of production, which are the inputs used to produce goods and services. The two most important factors of production are capital and labor. Capital is the set of tools that worker use, and labor is the time people spend on working. Here K is equal to K bar. K bar means capital is fixed. L is equal to L bar. L bar is also fixed. अगर शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म पीरियड में एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज हेल्ड कांस्टेंट, और अगर हम लॉन्ग रन पे जाएंगे तो उसमें ऑल द फैक्टर्स आर वेरिएबल. So second thing that determines the production of goods and services or GDP, that is production function. Production function basically numerically represents the amount of input that can be used to get the required amount of output. Or you can say that the available production technology determines how much output is produced from the given amounts of capital and labor. बेसिकली प्रोडक्शन फंक्शन जो है ये आपके इनपुट्स के न्यूमेरिकल फिगर्स को जाहिर करता है जो हम यूज कर रहे होते हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट को प्रोड्यूस करने के लिए. सो वाई हियर वाई इज द आउटपुट which is a function of capital and labor. Or obviously many production functions have property of constant return to scale, and some have the property of increasing return to scale, and some have the property of decreasing return to scale. अब यहाँ पे देखें के और एल के ऊपर बार नहीं डाला, इट मींस बोथ आर वेरिएबल, बोथ आर वेरिएबल. तो इसके लिए हम जो है वो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल का वर्ड यूज कर रहे हैं. अगर शॉर्ट रन का फिनोमिना होता, अगर शॉर्ट रन का फिनोमिना हम यूज कर रहे होते, किसी एक फैक्टर को कांस्टेंट लिया होता, तो उसके लिए जो यूज होना था वो था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न. ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का कंसेप्ट यूज होना था शॉर्ट रन के लिए, जबकि लॉन्ग रन के लिए इकोनॉमीज ऑफ स्केल का कंसेप्ट जो है वो यूज होता है. So this production function may have the property of constant return to scale, may have the property of increasing return to scale, and may have the property of decreasing return to scale. आपको पता होना चाहिए क्या है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. ये देखें आपके सामने एक फैक्टर से नीचे मल्टीप्लाई किया गया है जी से, तो जिस फैक्टर से कैपिटल और लेबर को मल्टीप्लाई किया गया है उसी फैक्टर से अगर आपकी आउटपुट मल्टीप्लाई हो जाए तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कराएगा. मजीद इसको मैं इजी वर्डिंग में आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ. इफ योर इनपुट इज मल्टीप्लाई बाय 10, और यू कैन से दैट इफ योर इनपुट्स इंक्रीजेस बाय 10%, योर आउटपुट विल आल्सो इंक्रीजेस बाय 10%. और भी हम वे में इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक इफ योर इनपुट डबल्ड, योर आउटपुट विल आल्सो बी डबल्ड. दिस इज नेम्ड एज अ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. अगर आपकी इनपुट डबल हो जाती है उस तो आउटपुट भी आपकी डबल हो जाए तो ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहलाएगा. अगर आपकी इनपुट डबल हो जाती है लेकिन आउटपुट विल बी मोर देन डबल, ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाएगा. मतलब इनपुट में अगर 10% का इजाफा होता है और आउटपुट में जो है वो मोर देन 10% का इजाफा हो जाए तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाएगा. और इसी तरह अगर आपकी इनपुट डबल होती है बट आउटपुट विल बी लेस देन डबल, आउटपुट में भी इजाफा ऑल बट लेस देन डबल, तो ये डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल कहलाएगा. मतलब इनपुट में 10% का इजाफा किया है
लेकिन आउटपुट में लेस देन 10% का इजाफा हुआ है, तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाएगा। तो ये प्रोडक्शन फंक्शन पे डिपेंड करता है कि फिर कि आपके इनपुट्स के जरिए वो कितनी प्रोडक्शन देता है। सो आउटपुट, total output of the goods and services, or GDP, is determined by the first one is factors of production, and second one is production function. Basically production function shows the ability that can convert input into output. क्लियर है पॉइंट? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ इज नेशनल इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हमने ये देखा कि किस तरीके से टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को डिटरमिन किया जाता है। टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि जीडीपी को कैसे डिटरमिन किया जाता है। जीडीपी को डिटरमिन करने के लिए दो फैक्टर्स हैं, एक है प्रोडक्शन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा है प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है कि नेशनल इनकम को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। Here we examine the modern theory of how national income is divided among the factors of production. It is based on the classical idea that prices adjust to balance supply and demand. Applied here to markets for the factors of production. वो सेम क्राइटेरिया जो डिमांड एंड सप्लाई का हम पढ़ते आ रहे हैं कमोडिटीज की प्राइस डिटरमिन करने के लिए, हम उसी सेम आइडिया को फैक्टर मार्केट में अप्लाई करेंगे। हम उसी सेम आइडिया को फैक्टर मार्केट में अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू डिटरमिन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और फिर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को उनकी प्राइसेस के मुताबिक, नेशनल इनकम को उनकी प्राइसेस के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दोबारा रिपीट करता हूं, फ्री मार्केट इकोनॉमी कहती है कि जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो उनके म्यूचुअली डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन होगी। जो गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है वो उनकी डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन होती है। हम इस सेम आइडिया को जो है वो फैक्टर मार्केट में अप्लाई करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्योंकि हमारा टॉपिक है कि हाउ इज नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। नेशनल इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो नेशनल इनकम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू देयर मार्जिनल प्रोडक्ट्स, अकॉर्डिंग टू देयर प्रोडक्शन। तो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है उसकी प्रोडक्शन के मुताबिक उनमें जो है वो नेशनल इनकम को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो उसके लिए हमें फैक्टर प्राइसेस के बारे में जानना जरूरी है। This theory is also named as new classical theory of distribution of income. So the distribution of national income is determined by factor prices. Factor prices are the amounts paid to the factors of production. In an economy where two factors of production are capital and labor, the two factor prices are the wages worker earn or the rent the owners of capital collect. अब देखें जिस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो उनकी डिमांड एंड सप्लाई से डिटरमिन होती है, इसी तरह जो फैक्टर की प्राइस है वो फैक्टर मार्केट में डिटरमिन होती है और फैक्टर डिमांड एंड फैक्टर सप्लाई के जरिए डिटरमिन होती है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर डायग्राम में आपके सामने फैक्टर डिमांड फैक्टर सप्लाई को एनालाइज किया गया है फैक्टर मार्केट में। फैक्टर प्राइस इज ऑन द वाई एक्सिस while quantity of factor is on the x-axis. Factor supply curve is vertically sloped in the short run. Factor supply obviously short run में constant रहती है, price level से affect नहीं होती short run में। Factor demand curve is negatively sloped. Factor demand curve is negatively sloped मतलब अगर factor price ज़्यादा होगी
तो ऑब्वियसली हम फैक्टर को कम डिमांड करेंगे। अगर फैक्टर प्राइस कम होगी तो हम फैक्टर को डिमांड ज़्यादा करेंगे। दोबारा बोलता हूँ, फैक्टर डिमांड का जो है वो नेगेटिवली स्लोप क्यों है? अगर फैक्टर प्राइस ज़्यादा है, वेजेस ज़्यादा हैं, तो लेबर की डिमांड कम होगी। अगर वेजेस कम है तो लेबर की डिमांड ज़्यादा होगी। सेम वे में जिस तरीके से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड होती है, जहाँ पे फैक्टर डिमांड फैक्टर सप्लाई आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये इक्विलिब्रियम फैक्टर प्राइस है। सर जी जी। सर ये जब लेबर की वेजेस कम होगी, जब इनकी वेजेस कम होगी तो उसकी डिमांड कम होगी। वेजेस कम होंगी तो डिमांड ज़्यादा होगी। ओके सर। ये देखो ना, ये फैक्टर प्राइस जो है ये वेजेस है, ये लेबर डिमांड कर्व है, ये कम होती जा रही है वेजेस, और इधर डिमांड बढ़ती जा रही है। देखो, ये वेजेस बढ़ती जा रही है तो डिमांड कम होती जा रही है। ठीक है, वेजेस ज़्यादा होंगी तो डिमांड कम है, वेजेस कम होगी तो डिमांड ज़्यादा है। क्लियर है बेटा? यस सर। The decision facing the competitive firm, the simplest assumption to make about a typical firm is that it is competitive. A competitive firm is small relative to the markets in which it trades, so it has little influence on the market prices. So profit can be calculated as profit is equal to revenue minus cost. Profit is equal to revenue minus cost. और फर्म का रेवेन्यू कैसे होगा? P multiply by Y. P is the price of the commodity and Y is the production of the commodity, selling commodity. Y is quantity of selling commodity, P is the price of commodity. और यहाँ पे दोनों कॉस्ट को माइनस किया गया अलग अलग, लेबर कॉस्ट है और कैपिटल कॉस्ट है। लेबर कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट होगी वेजेस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ लेबर, WL। W stands for wages and L stands for quantity of labor। इसी तरह कैपिटल कॉस्ट जो है वो डिटरमिन की गई है, R स्टैंड फॉर इंटरेस्ट रेट एंड K इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल। K इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल, R इज द इंटरेस्ट रेट। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैपिटल कॉस्ट आ जाएगा। तो रेवेन्यू माइनस लेबर कॉस्ट माइनस कैपिटल कॉस्ट, इस तरीके से हम जो है वो प्रॉफिट डिटरमिन करेंगे। फर्म्स डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखें, जिस तरह मैंने कहा है कि फैक्ट नेशनल इनकम को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, तो फर्म फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के दरमियान उनकी प्राइसेस के मुताबिक उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो सेकंड क्वेश्चन ये रेज होता है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके लिए जो फर्म्स कितनी डिमांड करेगी। द फर्म्स डिमांड फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फर्म कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर करे। It depends upon the marginal product of labor. It depends upon the marginal product of labor, MPL। अब marginal obviously change है, तो marginal product of labor क्या है? It is the extra amount of output that the firms produce from one extra unit of labor। जो उसने एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ लेबर हायर किया है उससे जो टोटल प्रोडक्शन में इजाफा होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहलाएगा। आप ऐसे कह सकते हैं MPL इज इक्वल टू चेंज इन प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट ऑफ लेबर, चेंज इन अमाउंट ऑफ लेबर। मतलब कि एक्स्ट्रा लेबर लगाने से टोटल प्रोडक्शन में जितना इजाफा हुआ है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 100 लेबर काम कर रही थी, ठीक है, वो एक हफ्ते में जो है वो 1000 शूज प्रोड्यूस करती है। अब हमने 101 लेबर लगाई है, एक एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय किया है, और हमारी जो टोटल प्रोडक्शन है वो 1000 शूज से बढ़कर जो है वो 1015 शूज हो गई है पर वीक। तो एक्स्ट्रा लेबर लगाने से 15 शूज का इजाफा हुआ है।
तो ये जो 15 है ये मार्जिनल प्रोडक्ट कहलाएगी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहलाएगी। ये आपके सामने देखें एक छोटी सी इक्वेशन लिखी है, एमपीएल इज इक्वल टू इज अ फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर प्लस 1 लिखा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय की है, माइनस ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है, ये दोनों प्रोडक्शन फंक्शन है ना, आप देखें ये दोनों प्रोडक्शन फंक्शन है, बस दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें हमने एक एडिशन लेबर यूज किया है, तो उसमें से फिर प्रीवियस प्रोडक्शन फंक्शन माइनस किया है, तो ये जो 1 हमने शामिल किया है, इससे जो प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है वो निकल आएगा, वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। देखिए ये इक्वेशन सबको क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सर रिपीट कर दो दोबारा। ये देखें मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, ये जो एक्स्ट्रा यूनिट एम्प्लॉय किया है उससे जो हमारी टोटल प्रोडक्शन में इजाफा होता है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहलाता है। हमने जो एक्स्ट्रा यूनिट एम्प्लॉय किया है, हायर किया है, उससे उससे जो प्रोडक्शन हो रही है, यहाँ पहले उससे टोटल प्रोडक्शन में जो इजाफा हुआ है वो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कहलाता है। तो आप इस इक्वेशन में ये देखें दोनों में प्रोडक्शन फंक्शन लिखे हुए हैं, ये फर्स्ट वाला जो है उसमें है L+1 लिखा है, मतलब हमने एडिशनल लेबर हायर किया है, माइनस उसमें से प्रीवियस वाला प्रोडक्शन फंक्शन माइनस कर दिया है, ठीक है। तो उससे जो है ये 1 में जो 1 हमने एक्स्ट्रा हायर किया था उसकी प्रोडक्शन निकल आएगी, तो वो MPL कराएगी। ओके सर। And most of the production function have the property of diminishing marginal product. Most का है, most of the production function have the property of diminishing marginal product। इसका ये मतलब है, ये इससे एक्सप्लेन होगा कि हम जैसे जैसे लेबर हायर करते जाएंगे मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो कम होती जाएगी, देखे ना। और उसकी रीजन क्या है, ये उसकी रीजन है आपके सामने, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन मेंशन है जहां पे कर्सर इस टाइम मौजूद है, कैपिटल एंड लेबर। अब कैपिटल के ऊपर बार डाला हुआ है, मींस कैपिटल इज कांस्टेंट, एल के ऊपर बार नहीं डाला, एल इज वेरिएबल। तो ये मैंने आपको पहले क्लियर किया था, शॉर्ट टर्म इज अ पीरियड इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट। शॉर्ट टर्म ऐसा पीरियड है जिसमें कम से कम एक फैक्टर आपका कांस्टेंट हो, वो शॉर्ट टर्म पीरियड रह जाएगा, और जिसमें तमाम फैक्टर वेरिएबल हो वो क्या कहलाएगा, वो लॉन्ग रन पीरियड होगा। अब ये शॉर्ट रन पीरियड है जिसमें एक फैक्टर कांस्टेंट है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व जो है वो देखिए आप, ये शेप है इसकी। अब एमपीएल क्या है कि लेबर के चेंज होने से टोटल प्रोडक्शन में जो इजाफा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यहाँ पे एमपीएल कितना है आप आगे देखें, फिर एक का इजाफा किया, एमपीएल पहले से कम है, आप देखें ये कर्व जो है आहिस्ता आहिस्ता फ्लैटर होता जा रहा है, जिस वजह से ये एमपीएल जो है वो डिक्लाइन करती जा रही है। सो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू लेबर, और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू आप कह लें कि डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। एग्जाम्पल भी मैं इसकी दे सकता हूं, जैसे हमारे पास 5 एकड़ लैंड हो, 5 एकड़ लैंड हो, उस पे जो है वो एक बंदे को काम करने उसको उस पे 5 लोग काम कर रहे हो, ठीक है। अब उस पे कैपिटल को फिक्स रख लिया या लैंड को फिक्स रख लें, लेबर बढ़ाते जाएं, तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि लैंड फिक्स है, कोई एक फैक्टर फिक्स है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। सो सेम वे में most of the production function have the property of diminishing marginal product of labor। अब हमने बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि फर्म जो है वो कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको हायर करना चाहिए, फर्म को कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो हायर करनी चाहिए। ऑब्वियसली जब तक उसका प्रॉफिट जो है वो पॉजिटिव में रहता है वो हायर करते जाए, ऐसे ही है ना। प्रॉफिट को हमने कैलकुलेट किया है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट से, हमने प्रीवियस में दोनों कॉस्ट को एनालाइज किया था, यहाँ पे हम इकट्ठा एक ही कॉस्ट लिख लेते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, रेवेन्यू कैलकुलेट होगा। अब जो रेवेन्यू कैलकुलेट होगा यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर।
ये निकल आएगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। जिस तरह मैंने अभी एग्जांपल दी थी एक एग्जांपल दी थी कि 100 लेबर काम कर रही है और वो 1000 शूज प्रोड्यूस कर रही है 1 वीक में। हमने लेबर में इजाफा किया 101, ठीक है, एक्स्ट्रा लेबर एम्प्लॉय किया तो प्रोडक्शन में इजाफा हो गया। अब हम 1015 शूज प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 वीक में, तो 15 शूज का इजाफा हुआ है। ये क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो क्या इससे हमें पता चल जाएगा कि हमें उस बंदे को हायर करना चाहिए या नहीं? बताएं भाई। नया बंदा लगाया है उसने, उससे 15 शूज की प्रोडक्शन दी है 1 हफ्ते में, तो हमें वो हायर करना चाहिए या नहीं? बताएं आप लोग। करना चाहिए सर। सर करना चाहिए, लेकिन अगर हम ज्यादा बढ़ाते जाएंगे तो फिर वो प्रोडक्शन जो है वो कम होती चली नहीं, जाएगी। ये वाला सिर्फ बंदा 101 वाला, और बढ़ाने की बात नहीं कर रहा। 101 वाला बंदा जो है, 101 नंबर वाला, ये हायर करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए सर। 15 शूज का इजाफा हुआ है, ठीक है। नहीं बेटा, देखें वो कैसे, हम कैसे जज करेंगे? 15 शूज की प्रोडक्शन उसने दी है, 15 शूज की प्रोडक्शन दी है। हम उन 15 शूज की प्राइस निकालेंगे और फिर उसको उसकी वीकली सैलरी के साथ कंपेयर करेंगे। 1 वीक में उसने प्रोड्यूस किया ना, तो हम उसकी वीकली सैलरी के साथ, वेजेस के साथ कंपेयर करेंगे। अगर तो जो उसने प्रोडक्शन दी है, अब उसकी प्राइस निकालेंगे। मतलब पहले क्या निकला था? वो था 15 शूज, क्या है वो? है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। मैं कह रहा हूं उसकी प्राइस निकालेंगे, वो कहलाएगा वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। वो क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर मींस चेंज इन रेवेन्यू, कि वो नया बंदा लगाने से रेवेन्यू में कितना इजाफा हुआ है। पहले हमने क्या देखा था कि प्रोडक्शन में कितना इजाफा हुआ है, वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो अगर उसकी प्राइसेस को कैलकुलेट करें, उसकी एडिशनल प्रोडक्शन की प्राइस को कैलकुलेट करें, तो वो क्या कहलाएगा? चेंज इन रेवेन्यू। वो क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग प्राइस इनटू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। प्राइस इनटू प्राइस मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, प्राइस मल्टीप्लाई बाय मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। उसमें से माइनस करेंगे उसकी वेजेस को। अगर तो ये पॉजिटिव में आ गया प्रॉफिट, तो फिर तो हम हायर कर लेंगे, अदरवाइज हम हायर नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं हम इसको P मल्टीप्लाई बाय एमपीएल को इधर लेफ्ट साइड पे ले गए हैं। डेट मस्ट बी इक्वल टू वेजेस, तब तक हम हायर कर सकते हैं। ये P को इधर ले गए हैं, तो ये रियल वेजेस बन जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मस्ट बी इक्वल टू रियल वेजेस। W ओवर P क्या कहलाएगा? रियल वेजेस। जब हम वेजेस को प्राइस लेवल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या कहलाएगा? रियल वेजेस। यहाँ पे डायग्राम में सारा क्लियर हो जाएगा। ये ग्राफ है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर का, लेबर डिमांड का। जिससे जैसे लेबर डिमांड, और एक और सुन ले, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और लेबर डिमांड कर्व एक ही बात है, क्योंकि लेबर डिमांड कर्व भी नेगेटिवली स्लोप्ड है और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर वो भी डिक्लाइन होती है। अभी हमने पढ़ा पीछे कर्व में पढ़ा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है दैट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ डिमिनिशिंग प्रोडक्शन। तो जैसे जैसे हम लेबर हायर करते जाते हैं, प्रोडक्शन डिक्लाइन करती जाती है। आप देखें ये रियल वेजेस है उसकी, W ओवर P। तो हम कब तक हायर करेंगे? ये स्ट्रेट लाइन लगा सकते हैं हम, जब तक आपकी रियल वेजेस और MPL आपस में इक्वल नहीं हो जाते, यहां तक हम हायर करेंगे। इस पॉइंट तक इतने लेबर हायर करेगी फर्म, इससे आगे फर्म लेबर हायर नहीं करेगी। रीजन इज दैट वेजेस, ये वेजेस की लाइन है हॉरिजॉन्टल स्लोप, वेजेस आर ग्रेटर देन द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, तो फिर फर्म हायर नहीं करेगी। अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे, इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे देखेंगे, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन द रियल वेजेस। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन द रियल वेजेस, so firm will hire more labor until your marginal product of labor is equal to the real wage rate। यहां तक फर्म हाई करेगी जब तक आपकी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो रियल वेज के इक्वल नहीं हो जाती। क्लियर है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकता है। जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। मैं इस ग्राफ को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर कर्व है, लेबर डिमांड कर्व है, और ये जो ये
प्लीज कर्सर की मूवमेंट को देखिएगा। रियल वेज कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल स्लोप है, ऐसे स्ट्रेट लाइन है। जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां तक फर्म लेबर हायर कर सकती है, क्योंकि उस पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो रियल वेजेस के इक्वल है। रियल वेजेस के इक्वल है, तो यहाँ तक फर्म लेबर हायर करेगी। उससे अगर लेफ्ट साइड पॉइंट पे देखें तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन द रियल वेज। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर इज ग्रेटर देन द रियल वेज। रियल वेज से ज्यादा है मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, फर्म विल हायर मोर लेबर। और अगर राइट साइड पे देखें तो वेज ज्यादा है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है वो कम है, तो वो फर्म जो है वो हायर नहीं करेगी, यहाँ तक हायर करेगी। मेरा तो गला खुश्क हो गया, आप लोगों ने कुछ पूछना है तो मुझे बताएं। क्लियर है सर, थैंक यू। यहाँ तक आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट कोई बच्चा लेकर जो है ना वो ग्रुप में सेंड कर दे। गुलाम रसूल आप सेंड कर दो स्क्रीनशॉट लेके ना, ग्रुप में सेंड कर दो जरा पार्टिसिपेंट्स का। यहाँ तक प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये बुक से मैंने आज करवाया है, मैनकीव से मैंने अपलोड की हुई है GCR पे, वहाँ से आप डाउनलोड करके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। यस सर।